हे ऑल, वेलकम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को जारी किए हुए हैं। तो मित्रों, आज का जो अपना सेशन है वो भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमी के टॉप 15 क्वेश्चन पर आधारित है। भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉप 15 क्वेश्चन जो 2023 में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ हो सकते हैं, उन क्वेश्चन को लेकर आज का अपना ये सेशन है। तो ये सेशन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ होने वाला है। तो इसको अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सकता है शेयर जरूर करें, और जिन्होंने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो बढ़ते हैं मित्रों अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर, देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन इज नोन एज। तो मित्रों, जब आप देश की कुल जनसंख्या में उस देश की कुल आय को भाग देंगे तो आपको प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगी। ठीक है, इसकी गणना देश की राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर की जाती है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। राष्ट्रीय आय में अगर आप कुल जनसंख्या का भाग देंगे तो आपको प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाएगी। इसका उपयोग देशों में जीवन स्तर के माप के रूप में किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर। मंदी को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है? ठीक है, रिसेशन कैन बी डिफाइंड एज। तो मंदी मित्रों हमेशा याद रखिएगा आर्थिक गतिविधियों में गिरावट, इसका प्रतिनिधित्व करता है। आर्थिक गतिविधियों में गिरावट के रूप में मंदी को परिभाषित किया जाता है। ठीक है, मंदी के आर्थिक शब्द है जो आर्थिक गतिविधि में गिरावट को दर्शाता है या अर्थव्यवस्था में वित्तीय संकट का कारण बनता है। मंदी के कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं, उन महत्वपूर्ण कारणों को भी देख लेते हैं। आवास की गिरती कीमतें और बिक्री, शेयर मार्केट में गिरावट, विनियमन में ढील और मजदूरी मूल्य नियंत्रण, ये सब मंदी के कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। बढ़ते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे अर्थशास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है? तो बहुत ही इजी और आसान सा प्रश्न। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के पिता, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स को एडम स्मिथ को माना जाता है। ठीक है, एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के रूप में जाना जाता है। ठीक है, स्मिथ के अनुसार सरकार अर्थव्यवस्था के साथ छेड़छाड़ नहीं करती है। एक देश के संसाधनों का सबसे अधिक प्रभावी ढंग से यदि उपयोग किया जाए तो मुक्त बाजार के मुद्दे अपने आप ही ठीक हो जाएंगे और एक राष्ट्र के कल्याण और सर्वोत्तम हितों पर सहमति होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और हेराल्ड डोमर मॉडल की बात करें तो ये 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना पर आधारित थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसके एनालिसिस पर। पीसी महालनोबिस इस मॉडल के मुख्य वास्तुकार थे। कौन से? दूसरी पंचवर्षीय योजना के। दूसरी पंचवर्षीय योजना में नेहरू महालनोबिस मॉडल को अपनाया गया था। योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ तेजी से औद्योगिकरण था। तो ये उद्देश्य जरूर याद रखिएगा, उद्देश्य एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1956 की औद्योगिक नीति ने आर्थिक नीति के लक्ष्य के रूप में समाज के एक समाजवादी प्रतिरूप की स्थापना को स्वीकार किया था। अगला प्रश्न, पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? When did the first 5-year plan come into effect? तो आपका राइट आंसर है 1951। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई। इसका मुख्य सिद्धांत प्राथमिक क्षेत्र में विकास, विशेष रूप से कृषि और सिंचाई पर ध्यान केंद्रित था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है? विच सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी? तो इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन कृषि क्षेत्र को बोला जाता है। ठीक है, कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है क्योंकि यहाँ जीडीपी, रोजगार और निर्यात में योगदान देता है। यहाँ विनिर्माण और सेवा क्षेत्र जैसे अन्य आर्थिक क्षेत्रों में भी मदद करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? When was the Human Development Report published for the first time? तो सबसे पहले 1990 में मशहूर पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा पहली बार मानव विकास रिपोर्ट 1990 में लॉन्च की गई। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देशों की तुलना करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह स्थिति जिसमें बाजार की आपूर्ति बाजार की मांग से मेल खाती है। द कंडीशन इन विच मार्केट सप्लाई मैचेस मार्केट डिमांड इज कॉल्ड। इसका राइट आंसर है दोस्तों संतुलन। ठीक है,
संतुलन में सभी कंपनियों द्वारा बेचने की इच्छा रखने वाली कुल मात्रा बाजार के सभी उपभोक्ता द्वारा खरीदने वाली कुल मात्रा के बराबर होती है। दोनों उपभोक्ताओं और फर्मों के उद्देश्य बाजार संतुलन के अनुरूप होते हैं। ठीक है, इसे अंग्रेजी में इक्विलिब्रियम से संबोधित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आर्थिक क्रियाकलापों के विकास का सही क्रम कौन सा है? विच वन इज करेक्ट ऑर्डर टू एवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। पहला भोजन संग्रह, दूसरा कृषि और तीसरा औद्योगिकरण। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। भोजन संग्रह, कृषि और औद्योगिकरण आर्थिक गतिविधियों के विकास का सही क्रम है। एक आर्थिक गतिविधि तब संपन्न होती है जब पूंजीगत वस्तुएं, श्रम, निर्माण तकनीक या मध्यस्थ उत्पादों जैसे संसाधनों को विशिष्ट वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन के लिए एक साथ उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट वन, एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को किस रूप में जाना जाता है? द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन अ ईयर इज नोन एज। तो इसका राइट आंसर है सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, जिसे आप लोग जीडीपी के रूप में भी जानते हैं। राष्ट्रीय आय को दो उपभागों द्वारा परिभाषित किया जाता है। पहला सकल घरेलू उत्पाद, दूसरा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद एक वर्ष में अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। यह किसी देश की अर्थव्यवस्था के विकास को मापने के लिए दुनिया भर में उपयोग किया जाने वाला आर्थिक संकेतक है। जीडीपी की गणना का सूत्र खपत प्लस निवेश प्लस सरकारी खर्च प्लस निर्यात और माइनस आयात है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश के निवासियों और व्यवसायों द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अनुमानित मूल्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजकोषीय घाटे का क्या तात्पर्य है? फिजल डेफिसिट्स इंप्लाइज। तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों विकल्प नंबर फर्स्ट। कुल व्यय में से आप राजस्व प्राप्ति, ऋणों की वसूली और विनिवेश से प्राप्तियों को अगर आप घटा देंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटे का अर्थ है कुल व्यय में से राजस्व प्राप्ति, ऋणों की वसूली और विनिवेश से प्राप्तियों को घटा दिया जाए। राजकोषीय घाटा दो घटकों से बना है, आय और व्यय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बजट के लिए संवैधानिक परिभाषित शब्द क्या है? तो बजट के लिए संवैधानिक पारिभाषिक जो शब्द है वो वार्षिक वित्तीय ब्यौरा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए। वार्षिक वित्तीय ब्यौरा, जिसे बजट के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आता है। इसमें कहा गया है कि वार्षिक वित्तीय ब्यौरा, जिसे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित आय और व्यय के ब्यौरा के रूप में भी जाना जाता है, को राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले लिक्विडिटी ट्रैप का विचार रखा था, यानी कि तरलता जाल का विचार रखा था? हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट मूटेड द आइडिया ऑफ द लिक्विडिटी ट्रैप? तो आपका राइट आंसर है जॉन मेनार्ड कीन्स। ठीक है, सबसे पहले जॉन मेनार्ड कीन्स ने तरलता जाल यानी कि लिक्विडिटी ट्रैप का विचार रखा था। एक तरलता जाल एक विरोधाभासी आर्थिक स्थिति है जिसमें ब्याज दरें बहुत कम होती है और बचत दरें बहुत अधिक होती है, जिससे मौद्रिक नीति अप्रभावी हो जाती है। इसका वर्णन सबसे पहले अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने किया था। एक तरलता जाल तब होता है जब मौद्रिक नीति उन उपभोक्ताओं के साथ बहुत कम ब्याज दरों के कारण अप्रभावी हो जाती है जो उच्च उपज वाले बॉन्ड या अन्य निवेशों में निवेश करने के बजाय बचत करना पसंद करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वित्तीय वर्ष 2022 और 2023 के दौरान सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए कवच के तहत लाए जाने वाले रेल नेटवर्क की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 2000 किलोमीटर। ठीक है, तो कवच के तहत वर्ष 2022 और 23 में लाए जाने वाले रेल नेटवर्क की लंबाई 2000 किलोमीटर। आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसके बारे में डेटा देख लेते हैं। आत्मनिर्भर भारत के एक हिस्से के रूप में 2022 और 23 में सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए स्वदेशी विश्व स्तरीय तकनीक कवच के तहत 2000 किलोमीटर के नेटवर्क को लाया जाएगा। स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा यानी कि एटीपी प्रणाली कवच को रेलवे को शून्य दुर्घटना हासिल करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। कवच दुनिया की सबसे सस्ती स्वचालित ट्रेन टक्कर सुरक्षा प्रणाली होगी। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन के अंतिम प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है? आपके विकल्प है बैंक रेट, रिवर्स रिपो रेट, मांग मुद्रा दर और चल निधि समायोजन सुविधा। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों मांग
मुद्रा दर। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो आरबीआई के उपकरणों की अगर हम लोग बात करें तो आरबीआई के उपकरणों के रूप में दोस्तों याद रखिएगा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, चल निधि समायोजन सुविधा, बैंक दर, नगद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, बाजार स्थिरीकरण योजना, खुला बाजार परिचालन और कॉरिडोर आते हैं। ठीक है, तो क्या नहीं आता है? मांग मुद्रा दर सिर्फ नहीं आता है, ये मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है। ठीक है, तो आज का सेशन इतना ही। टॉप 15 क्वेश्चन आप लोगों ने मेरे साथ इस सेशन में किए हैं। ठीक है, तो सेशन आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि बहुत सारे लड़के या बहुत सारे बच्चे इस सेशन का अब फ़ायदा उठा सके। तो इसको शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आप लोग के साथ किसी अन्य सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ गुड डे।